हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप आज की ये लास्ट ही वीडियो होगी, फिर हम नेक्स्ट राइटर पर मूव कर जाएंगे। इससे पहले EMIS के सिलेबस में जितने भी राइटर्स हैं उन सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, आप जाकर उनके भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ स्मॉल नॉवल टू हैव एंड हैव नॉट। देखिए अभी जैसे हम पर्टिकुलर एक राइटर को लेके यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि किसने लिखा है, ठीक है। लेकिन इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो टू हैव एंड हैव नॉट, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट ग्रीन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वर्जीनिया वुल्फ, आर्थर मिलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ मिनट, यस, सेकेंड इज वेयर इज टू हैव एंड हैव नॉट सेट। तो इसकी सेटिंग कहाँ की है, कौन से प्लेस का जिक्र किया गया है इस वर्क में, टू हैव एंड हैव नॉट में? ऑप्शंस आर मुनिश जर्मनी, रॉक इटली, की वेस्ट फ्लोरिडा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। टू हैव एंड हैव नॉट, इस वर्क की सेटिंग कहां की है, कौन से प्लेस की है? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, की वेस्ट फ्लोरिडा, ठीक है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज इन आवर टाइम, ये भी एक वर्क का नाम है। इन आवर टाइम वॉज पब्लिश्ड इन 1925। कब पब्लिश होता है? 1925 में। इट वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस? तो ये बुक किस तरीके की थी? बुक का नेम क्या है? इन आवर टाइम। ऑप्शंस आर पॉलिटिकल पैम्फलेट, प्ले, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इन आवर टाइम, इसका बेसिकली जॉनर पूछा जा रहा है। इज इट अ पॉलिटिकल पैम्फलेट, प्ले है, नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Short story collection. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. Fourth is how many short stories are included in the collection in our time? देखिए, ये जो है in our time, ये मतलब एक ही शॉर्ट स्टोरी की बात नहीं कर रहा है, ये एक शॉर्ट स्टोरी का पूरा कलेक्शन है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है शॉर्ट स्टोरीज इसमें टोटल कितनी है, ठीक है। जो हेमिंग्वे के द्वारा ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा गया है जिसका नाम है इन आवर टाइम, इसमें टोटल कितनी शॉर्ट स्टोरीज हैं? ऑप्शंस हैं 7, 15, 9 या फिर 12। पब्लिकेशन डेट भी, वो ईयर भी ध्यान रखना है, क्या था? 1925 था। ओके, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें टोटल कितनी शॉर्ट स्टोरीज हैं? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15। देयर आर टोटल 15 शॉर्ट स्टोरीज इन आवर टाइम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज हु रोट द फिफ्थ कॉलम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। द फिफ्थ कॉलम जो पब्लिश होता है 1938 में, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहां पर तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। द फिफ्थ कॉलम इज रिटन बाय Ernest Hemingway. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. Sixth is what is the genre of the fifth column? अब इसका भी genre पूछा जा रहा है कि ये the fifth column exactly है क्या? Is it a political pamphlet, poem, play या फिर novel? सोचिए, आंसर कीजिए। The fifth column, what type of work is it?
यस, इट इज अ प्ले, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये प्ले है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इज द स्नो ऑफ किलिमंजारो, जिसके बारे में हम काफ़ी डीपली चर्चा कर चुके हैं, इसके कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। द स्नो ऑफ किलिमंजारो वॉज रिटन बाय हेमिंगवे, पब्लिश्ड इन। अब बताना है कि ये पब्लिश कब हुआ था। 1933, 1936, 1938, 1941। What should be the right answer? और कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ था ये भी बताना है। द स्नो ऑफ किलिमंजारो, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए उस मैगजीन का, उस पर्टिकुलर मैगजीन का नाम था एस्क्वायर। वेट अ मिनट, यस, एस्क्वायर मैगजीन, ठीक है। इसमें ये पहली बार पब्लिश होता है। और ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश होता है 1936 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ इज द स्नो ऑफ किलिमंजारो इज अ। अब इसका भी जॉनर पूछा जा रहा है कि ये एग्जैक्टली है क्या। द स्नो ऑफ किलिमंजारो, इज इट अ नॉवल, पोएम, प्ले, शॉर्ट स्टोरी? सोचिए, आंसर कीजिए। ये नॉवल है, प्ले है, पोएम है या फिर शॉर्ट स्टोरी है? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए ये भी क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शॉर्ट स्टोरी है और ये कब पब्लिश होती है तो ये भी ध्यान रखना है। ये पब्लिश होती है 1938 में। और 1938 में ये कौन से स्टोरी कलेक्शन का पार्ट थी तो उसका भी ध्यान रखना है, जो अभी हमने पढ़ा था, द फिफ्थ कॉलम, ठीक है, उसी का ये हिस्सा थी, द स्नो ऑफ किलिमंजारो। एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज, द फिफ्थ कॉलम की जो पहली 49 स्टोरीज हैं उनमें से एक थी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज एंड, यहां पर एंड दिया हुआ है, डी यहां से कट कर देते हैं। अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज एंड आइलैंड ऑफ स्ट्रीम वाज रिटन बाय। ये तो आप इजीली बता ही दोगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज और आइलैंड ऑफ स्टोरीज, इनका जॉनर क्या है। ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोएम है, नॉवेल है, क्या है? ओके, लिखे किसके द्वारा गए हैं तो ये आंसर आपके लिए इजी है। क्या होगा राइट आंसर? अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th इज हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ फॉर हुम द बेल टोल्स। इस पर्टिकुलर वर्क में फॉर हुम द बेल टोल्स में प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है? ऑप्शंस आर रॉबर्ट जॉर्डन, क्लाइन योब्राइट, पैब्लो या फिर पिलर। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the right answer? For whom the bell tolls, इसमें प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है? Yes, the protagonist was Robert Jordan. Option number A is the right answer. और ये इनका प्रोफेशन क्या होता है? He was an American टीचर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये एक अमेरिकन टीचर थे इस नॉवल में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैककम्बर
देखिए, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर इज अ डैश बाय हेमिंगवे। ये क्या है जो हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है? इसका जॉनर क्या है? बेसिकली द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर। ऑप्शन है नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, प्ले या फिर पॉलिटिकल पैम्फलेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये एक नॉवल है, शॉर्ट स्टोरी है, प्ले है या फिर पॉलिटिकल पैम्फलेट है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इट इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये ध्यान रखना है। और ये शॉर्ट स्टोरी किस में पब्लिश होती है? ये 1936 में पब्लिश होती है। और ये अगर मैगजीन की बात की जाए कि कौन सी मैगजीन में पब्लिश होती है, तो एक मंथली मैगजीन आया करती थी, उसका नाम था कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन, एन यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन नाम की एक मैगजीन थी, मंथली मैगजीन थी, ठीक है, जो वुमेन के लिए पब्लिश होती थी 1936 में। ये जो शॉर्ट स्टोरी इसमें पब्लिश हुई थी। ओके, शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 इज डेथ इन द आफ्टरनून एंड, यहाँ पर एंड है, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका आर बाय। ये वर्क्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो देखिए, यहां से आपको वर्क के नेम भी लर्न हो रहे होंगे। डेथ इन द आफ्टरनून एंड द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। क्या होगा इसका राइट आंसर? आर्थर मिलर, चार्ल्स डिकेंस, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो ये भी आपके लिए इजी वन है। यस, हेमिंगवे के द्वारा लिखे गए हैं। और ध्यान रखना है एक चीज इनमें कि ये दोनों ही वर्क जो हैं, डेथ इन द आफ्टरनून एंड द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ये दोनों ही क्या है? ये बोथ आर नॉन फिक्शन राइटिंग्स। ठीक है, ध्यान रखना है। ये कैसे हैं, इनका जॉनर पूछ ले जाए तो नॉन फिक्शन राइटिंग्स हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज आइलैंड्स इन द स्ट्रीम एंड हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स आर रिटन बाय। देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। आइलैंड्स इन द स्ट्रीम एंड हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, D.H. लॉरेंस। सोचिए, आंसर कीजिए। और जो लास्ट हमने वर्क देखे थे उनको आप इनके ट्रैवलॉग भी बोल सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 में इनके वर्क देखे थे। यस, ये दोनों भी हेमिंगवे के द्वारा लिखे गए हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये दोनों क्या है? नॉवल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बोथ आर नॉवल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 इज हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स इज अ। अब आप बताइए कि हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स क्या है? प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवल है या फिर पोएम है? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? और देखिए, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था, इसमें ये आइलैंड इन आ स्ट्रीम ये नॉवल है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं है। बट चलिए, हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स, प्ले, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, पोएम, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, it is a short story. Option number B is the correct answer. Moving to the next. The Old Man and the Sea was published. ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बताइए, ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये कब पब्लिश होता है? 1947, 49, 52, 54। आपको ध्यान रखना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है कि इसके लिए हेमिंगवे को पुलित्जर प्राइज भी मिलता है और नोबेल प्राइज भी मिलता है। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर?
और ये इसका जॉनर अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है, ये एक, इसे नोबेला भी बोलते हैं, ठीक है, नोबेला। 47, 49, 52, 54, तो इसका पब्लिकेशन ईयर है 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लिखा कब गया था, रिटन इन 1951। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 इज व्हाट इज द जॉनर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। इसकी बात हम अभी कर चुके हैं, क्या होगा राइट आंसर? सॉरी, नोवेला है, शॉर्ट स्टोरी, प्ले या पॉलिटिकल पैम्फलेट? यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, नोवेला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 इज हेमिंगवे वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954। तो हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिलता है 1954 में, उनके कौन से वर्क के लिए? फॉर हुम द बेल टोल्स, द सन आल्सो राइजेस, ओल्ड मैन एंड द सी, या फिर नन ऑफ दीज? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नोबेल प्राइज कौन से वर्क के लिए मिलता है इन्हें? यस, द ओल्ड मैन एंड द सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 इज आ फेयरवेल टू आर्म्स, ये भी बहुत फेमस वर्क है, इज रिटन बाय हेमिंगवे, पब्लिश्ड इन। अब ये हेमिंगवे के द्वारा जो लिखा गया वर्क है आ फेयरवेल टू आर्म, ये कब पब्लिश होता है? 1929, 32, 34, 37? सोचिए, आंसर कीजिए। 1929 है, 1932 है, 1934 है, या फिर 1937 है? क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, what should be the right answer? A farewell to arms। ये देखिए, ओल्ड मैन एंड द सी से भी पहले ही पब्लिश हो गया था, ध्यान रखना है, ये 1929 में पब्लिश हो जाता है, ठीक है, 1929 में। और अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो द नॉवल इज सेट ड्यूरिंग इटालियन कैंपेन, ठीक है, इटालियन कैंपेन चल रहा था, इटालियन कैंपेन इन वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 इज मैनोलिन इज अ कैरेक्टर इन। मैनोलिन नाम का कैरेक्टर कौन से वर्क में होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर होम द बेल टोल्स, द सन आल्सो राइजेस, या फिर ओल्ड मैन एंड द सी? कौन से वर्क में आपको मैनोलिन नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द ओल्ड मैन एंड द सी में मिलता है मैनोलिन नाम का कैरेक्टर। ही इज अ यंग बॉय हेल्पर ऑफ द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन है? सैंटियागो, ओके, जो फिशरमैन होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 इज सैंटियागो एंड मार्टिन आर द कैरेक्टर इन। तो सैंटियागो और मार्टिन नाम के कैरेक्टर कौन से वर्क में है? ये भी इजी है क्वेश्चन आपके लिए। द सन आल्सो राइजेस, फॉर होम द बेल टोल्स, ओल्ड मैन एंड द सी, या फिर आ फेयरवेल टू आर्म? कौन से वर्क से ये दोनों कैरेक्टर हैं, सैंटियागो और मार्टिन? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। द ओल्ड मैन एंड द सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया था, मैनोलिन का गुरु था एक तरीके से सैंटियागो। ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, जॉय डी मैगियो इज अ कैरेक्टर इन। जॉय डी मैगियो, ये कैरेक्टर कौन से वर्क में होता है?
ओल्ड मैन एंड द सी, द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जॉय डी मैगियो। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? यस, जॉय डी मैगियो भी जो है ना, ये भी कैरेक्टर आपको ओल्ड मैन एंड द सी का ही है मिलेगा, लेकिन ये कभी अपीयर नहीं होता। ही नेवर अपीयर्ड इन द नॉवल। ही इज आइडियल टू सैंटियागो इन स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट। आपको ध्यान रखना है कि जॉय डी मैगियो कौन होता है, ये नॉवल में पर्टिकुलरली कभी अपीयर नहीं होता। ये सैंटियागो के लिए गुरु के समान, या फिर एक मोटिवेशनल पर्सन बोल सकते हो, जिसे देखकर सैंटियागो मोटिवेट होता था। ही इज अ आइडियल टू सैंटियागो, ठीक है, इन स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 is whenever Santiago feels weakness, his thoughts turns to। जब भी सैंटियागो कमजोर महसूस करता था अपने आप को, तो उसके विचार उसे कहाँ ले जाते थे? किसकी तरफ ले जाते थे? मैनोलिन, डी मैगियो, पेरिको, मार्लिन। बताइए किसके विषय में वो सोचने लगता था जब भी वो अपने आप को वीक महसूस करता था? मैनोलिन को, डी मैगियो, पेरिको, मार्लिन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी मैगियो। ठीक है, डी मैगियो कौन था? आइडल था सैंटियागो के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, What disease does जॉय डी मैगियो have in the old man and the sea? तो इसमें ही जॉय डी मैगियो का जिक्र हुआ है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जॉय डी मैगियो को किस तरीके की बीमारी होती है? लंग्स प्रॉब्लम, ब्लड टीबी, या फिर कैंसर, या फिर बोन स्पर। सोचिए, आंसर कीजिए। और ये मोटिवेशनल सोर्स क्यों बने सैंटियागो के लिए? क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस डी मैगियो हैड अ सक्सेसफुल करियर एज अ बेसबॉल प्लेयर। और उनकी इलनेस क्या थी? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इनकी इलनेस थी बोन स्पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th इज हु इज मार्टिन इन द ओल्ड मैन एंड द सी? तो मार्टिन कौन है ओल्ड मैन एंड द सी में? अ कैफे ओनर इन सैंटियागोज ब्लेज, सैंटियागोज कजिन, डी मैगियोज फ्रेंड, मैनोलिन फादर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Who is Martin? Yes, Martin is a cafe owner in Santiago's Blaze. Okay, option number A is the correct answer. Moving to the next question. 25th is how many times did Martin appear in novella The Old Man and the Sea? और मार्टिन नाम का ये जो कैरेक्टर कितनी बार हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर नॉवेला में? ओल्ड मैन एंड द सी में मार्टिन नाम का कैरेक्टर हमें कितनी बार देखने को मिलता है? नेवर, कभी देखने को नहीं मिलता, ओनली वंस, 2 टाइम्स, या फिर 3 टाइम्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है नेवर, कभी देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वी ओनली लर्न अबाउट हिम फ्रॉम मैनोलिन। ठीक है, मैनोलिन के थ्रू ही हम उसके बारे में जान पाते हैं, जो भी जानकारी उसकी मिलती है, लेकिन वो कभी अपीयर नहीं होता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज सैंटियागो? देखिए इसके बारे में तो आप इजीली आंसर कर लोगे। एन अमेरिकन फिशरमैन, अ जर्मन ट्रूप, अ क्यूबियन फिशरमैन या फिर नन ऑफ दीज। बताइए सैंटियागो, जैसा कि आप जानते हैं कि फिशरमैन है तो आप इसे कट कर सकते हो, बाकी दो ऑप्शंस में से सोच के बताइए अमेरिकन फिशरमैन है या फिर क्यूबन फिशरमैन है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, a Cuban fisherman. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. 27 is Santiago has a great knowledge about. बताइए सैंटियागो को किस चीज़ की बहुत अच्छी जानकारी थी? द यूएसए, द सी, द क्यूबियन शोर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि आप जानते हैं सैंटियागो एक फिशरमैन था, तो फिशरमैन के हिसाब से उसे ज़्यादा नॉलेज किस चीज़ की होगी? सी की, द सी एंड इट्स क्रीचर्स, ये भी ध्यान रखना है, और सी में जो शामिल क्रीचर्स हैं उन सभी की। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 इज व्हाट वाज द लेंथ ऑफ मार्लिन दैट सैंटियागो हुक्ड? उस मार्लिन की लंबाई कितनी होती है जिसे सैंटियागो अपने कांटे में, मछली के पकड़ने वाले जो कांटा होता है उसमें फंसा लेता है? 12 फीट, 15 फीट, 16 फीट या फिर 18 फीट? कितनी लंबाई होती है उसकी? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मार्लिन की लंबाई कितनी होती है? 18 फीट। ठीक है, ध्यान रखना है 18 फीट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 इज व्हाई कुड सैंटियागो नॉट पुल द फिश आउट ऑफ द सी? बताइए सैंटियागो उस मछली को समुद्र से बाहर क्यों नहीं खींच पाया था? बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बिकॉज ऑफ इमेंस हीट, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस साइज या फिर नन ऑफ दीज? क्या रीजन था, क्यों नहीं खींच पाया था सैंटियागो? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस साइज, क्योंकि इसका जो साइज था वो बहुत बड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस साइज। वो अकेला बूढ़ा व्यक्ति उसे खींच नहीं सकता था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द फिशिंग लाइन सिंबलाइज बिटवीन सैंटियागो एंड मार्लिन? तो जो फिशिंग लाइन थी वो क्या सिंबलाइज करती है सैंटियागो और मार्लिन के बीच में? अ फ्रैटर्नल कनेक्शन, a loose connection, a spiritual tension, none of these। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, फ्रैटर्नल कनेक्शन, लूज कनेक्शन, स्पिरिचुअल टेंशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आ फ्रैटर्नल कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और अगर आप EMRS की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो थियोरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस की नीड आपको होती होगी, और लिटरेचर के पोर्शन में जितने भी राइटर्स गिवन हैं उन सभी राइटर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ मैंने कवर अप कराई है। अभी सारे राइटर्स की ऑलमोस्ट नहीं हुई है, हेमिंगवे पे हैं, हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर, तो हेमिंगवे तक के जितने भी राइटर्स उस सिलेबस में मेंशन है उन सभी राइटर्स के आपको MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs चैनल पर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट हर एक राइटर की अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है,
तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।